बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। कल पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था और हमने या डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या चीज़, यानी कि वो क्यों हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर प्रोग्रामिंग ही करनी है तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही क्यों करते हैं, हम कुछ और तरीका कोई और तरीका क्यों नहीं कर सकते या करते। या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसी क्या बात है कि उसके ऊपर हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे, पूरा यानी कि बहुत सारा टाइम लगाएंगे इसमें। तो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो यानी कि एक सिंपलर वे है। बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको फ्लैशबैक के तौर पे हम उसकी बात करें कि हमने क्या कहा, हमने कहा था मिसाल के तौर पर ये ये आपको याद होगा, हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम घर बनाते हैं या कोई चीज़ इस तरह का काम करते हैं, हम उनको टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हम उनको छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि प्रॉब्लम छोटा हो जाता है। ठीक है, और दूसरा ये कि बड़े प्रॉब्लम को मास्टर अप करना, उस डोमेन को का एक्सपर्ट बनना मुश्किल होता है, उसके निस्बत छोटे प्रॉब्लम का एक्सपर्ट बनना आसान होता है। तो जब जब जाहिर सी होता है हमारे पास एक्सपर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हम सिर्फ उसकी इंटरेक्शन मैनेज करके आपस में उन छोटे कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन को मैनेज करके हम बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो चीज़ है, जैसे एग्जांपल से भी जाहिर हो रही है, कल हमने पिछले लेक्चर में जो हमने ये वाली देखी थी और दूसरी देखी थी, हम कोई इसमें कोई स्पेशल काम नहीं करते, हम ये वही काम करते हैं जो हम हर जगह करते रहे हैं। तो बेसिकली जो छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, उन टुकड़ों के बारे में एक्सपर्टीज हासिल करना और फिर इस तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये बड़ा एक नॉर्मल तरीका है। ठीक है, तो बेसिकली हमने हमने किया था, हमने ये कहा था कि हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो कि नॉर्मली हम करते हैं। और अगर हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम जो है उसको हम नेचुरली जिन तरीकों के हम आदी हैं, हम उस तरीके से उनको सॉल्व करके यानी कि हम आसानी से उनको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे लिए आसानी होगी। तो ये एक बुनियादी वजह कह लें कि जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, करते हैं। इसकी दोबारा समरी के तौर पर दो चीज़ें, एक कि हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में तोड़ते हैं, और सेकेंडली ये कि उन छोटे प्रॉब्लम को हम इस तरह यानी कि उसकी डोमेन एक्सपर्टीज क्रिएट करते हैं कि फिर हम सिर्फ उसकी इंटरेक्शन मैनेज करें तो हमारे यानी कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमने बात की थी, उसका कॉन्सेप्ट और समझा था, उसमें हम किस तरह कैसे प्रोग्राम्स को हम छोटा करते हैं, ये सब चीज़ें समझी थी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम देखते हैं। तो बेसिकली आज का जो एजेंडा है वो है, हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम टाइप्स डिफाइन करते हैं, हम ग्रुप्स डिफाइन करते हैं। हमारे जो प्रॉब्लम्स है हम प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करते हैं कि जी वो किन टाइप्स या किन ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल है। और जब हम वो डिफाइन कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो है जावा लैंग्वेज में और बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज में, वो तरीका जो है वो टाइप्स को इम्प्लीमेंट करने का वो क्लास है। ठीक है, हम क्लास के बारे में जानेंगे। उन टाइप्स की जो इंस्टेंशिएशन होती है, यानी कि उन टाइप्स की जो इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उन ग्रुप मेंबर्स को हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो डिस्कस करेंगे। क्लास हम लिखते कैसे हैं, कोड के अंदर डिफाइन कैसे करते हैं, किसी क्लास का को क्रिएट यानी कि किसी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, जब क्रिएट करते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर्स वगैरह का क्या रोल होता है, कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है, खैर। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको जो भी हमने हमने कहा कि हम उसको ग्रुप ऑफ ग्रुप सॉरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप है, तो उनको एक्सेस कैसे करते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उनके उनके अपने मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं।
फिर हम उन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट मेथड्स में पास कैसे करते हैं, और फिर कुछ है डिस्कशन स्टैटिक मेथड्स की। तो ये हमारा आज का मेनली एजेंडा है। सबसे पहले क्लासेस। तो जैसे मैंने अभी ब्रीफली बताया, क्लास क्या चीज़ है। क्लास जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम अपने प्रॉब्लम्स को की क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब उनको ग्रुप्स में या उनको टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ईच टाइप या ईच ग्रुप जो होता है हम उसको क्लास कहते हैं। यानी कि क्लास जो है अगर हम फॉर्मली उसको थोड़ा सा देखें तो अ क्लास डिफाइंस डेटा एंड बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। कि भाई अगर हमने कहा था कि जी ये क्लास ऑफ एनिमल्स है, तो ये क्लास ऑफ मैमल्स है, ठीक है। तो उस मैमल्स के डेटा क्या है और क्या कहते हैं उसका बिहेवियर क्या है। मिसाल के तौर पर डेटा हो सकता है उसका, उसके पाँव कितने होते हैं, उसके आँख नाक मुंह कैसे होते हैं, काउंट उनका क्या है, ठीक है। इसी तरह उनके बालों का कलर क्या है, उनके ऊपर बाल होते हैं, पहली बात है, ठीक है। फिर वो चल सकते हैं, ये बिहेवियर है, ठीक है। तो इस तरह करके डिफरेंट डेटा और बिहेवियर जो है जो डिफाइन करता है उस ग्रुप का, हम उसकी बेस पर हम उसको टाइपिंग करते हैं ना, तो हम उसको क्लास कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक और अगर हम मिसाल लें तो जैसे अगर हमने शेप्स बनानी है, यानी कि 2D शेप्स बनानी है अगर, तो सर्कल बनाना है, एक लिप्स बनाना है, या इलिप्स बनाना है, या रेक्टेंगल बनाना है, या स्क्वायर बनाना है, तो ये सारी 2D शेप्स हैं, ठीक है। सारी 2D शेप्स हैं, इसका मतलब है सारों का एक ग्रुप हम बना सकते हैं। और इनके कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके इनके कोई साइड्स हैं, इनके कोई एरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये उन एरिया और उनका साइज वगैरह या उनकी लेंथ वगैरह जो है, ये उनका डेटा और उनका जो एरिया क्या कहते हैं उनका कलर वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट इनका डेटा और बिहेवियर होते हैं। तो जब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जब उनको ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली हम उनको क्लास कहते हैं। हमने हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में हम उसको क्लास कहते हैं। फिर अगेन फॉर्मली डेटा इज स्टेट एंड आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी एंड फील्ड। जो डेटा है क्लास का वो बेसिकली स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम ह्यूमन का ग्रुप लें, तो उस ह्यूमन के ग्रुप में एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो उसका उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसका कोई लेंथ हाइट होगी, उसकी कोई स्किन कलर होगा, आई का कलर होगा, बालों का कलर होगा, एंड सो ऑन। ये सारे उसका डेटा है। और ये सारे डेटा का जो वो है यूं कह लें आप सेट है, उसको हम कहते हैं कि ये स्टेट है। मतलब स्टेट का मतलब क्या है कि जिस चीज़ से की मदद से आप एक को दूसरे से डिफरेंशिएट भी मिसाल के तौर पे कर सकते हैं। और जो डेटा है उसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, उसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, उसको हम फील्ड भी कहते हैं। मतलब ये कि ये तीनों चीज़ें जो हैं क्लास के अंदर एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर भी अभी हम जब भी हम बात करेंगे तो अल्टरनेटिवली अगर हम कभी एट्रीब्यूट कहें उसका मतलब भी यही होगा कि हम डेटा की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर्टी कहें तो उसका भी मतलब यही होगा, और फील्ड कहें तब भी उसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बिहेवियर इज डिफाइंड बाय मेथड्स विच आर आल्सो कॉल्ड ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। तो बिहेवियर जो है यानी कि कोई काम जो भी उसका करता है, या उसके जो भी, जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, ठीक है। एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं हम शेप का, ठीक है। तो शेप का कोई एरिया होता है मिसाल के तौर पर, तो ये उसका बिहेवियर कहलाता है। और बिहेवियर को फिर हम क्लास का मेथड कहते हैं। ना प्राइमरीली हम क्लास का मेथड कहेंगे, और क्लास की फील्ड कहेंगे। डेटा को हम फील्ड कहेंगे और बिहेवियर को हम मेथड कहेंगे प्राइमरीली। लेकिन कभी कभी आपको ऑपरेशंस का लफ्ज़ भी सुनने को मिलेगा, कभी कभी इवन फंक्शंस का लफ्ज़ भी सुनने को मिलेगा। क्योंकि जो हम फंक्शनल या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करते आए हैं, उसके बाद जब आप क्लासेस इम्प्लीमेंट करते हैं तो नॉर्मली इन यू यू यूज़ द सेम टर्म हियर एज वेल। लेकिन जनरली स्पीकिंग हम लोग भी स्पेशली डेटा को हम नॉर्मली फील्ड कहेंगे, और बिहेवियर को नॉर्मली हम मेथड्स कहेंगे, ठीक है। तो हम राइट साइड पे अगर देखें तो ये एक स्टूडेंट की क्लास है। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसको। तो स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट का कोई नेम होगा, उसका कोई नाम होगा, कोई उसका रोल नंबर होगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे किस्म का डेटा हो सकता है। हमने मिसाल के तौर पर
ये दो जो है ना डेटा ले लिया, दो टाइप का डेटा ले लिया, ठीक है। अ, और गेट नेम स्ट्रिंग, सेट नेम, सेट गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर, इज पोजीशन होल्डर इज, ये अपनी तरफ से मैंने सोच के तीन चार पांच जो है ना फंक्शंस लगा दे या मेथड इसमें डाल दिए जो कि उसका बिहेवियर बनाएंगे। इनको हम बिहेवियर कहते हैं। इनमें से जो ऊपर वाले चार हैं, ये वाले चार जो हैं, ये नॉर्मली इसको हम बिहेवियर वैसे नहीं कहते, इसको हम कहते हैं एक्सेस मेथड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये जो पहले दो हैं, गेट नेम और सेट नेम, ये नेम, ये वाला जो नेम एट्रीब्यूट है इसके लिहाज से हैं। और जो दूसरे दो हैं, गेट रोल नंबर और सेट रोल नंबर, वो ये जो दूसरा एट्रीब्यूट है या दूसरा जो फील्ड है उसके लिहाज से हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डेटा होता है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए ये दो मेथड बने हुए हैं, गेट नेम और सेट नेम। यानी कि अगर किसी को ये वाला डेटा चाहिए तो वो गेट करके वो डेटा मांग लेता है, गेट डेटा, यानी कि जो भी उसका डेटा का नाम यहाँ पर नेम है तो लिहाजा गेट नेम। और अगर इस क्लास को डेटा देना हो तो वो सेट के करके वो सेट डेटा को कॉल कर लेता है, जो कि यहाँ पर डेटा चूंकि नेम है तो सेट नेम बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरे दो हैं, ये है, इसको हम बिहेवियर कहेंगे कि जी इस पोजीशन होल्डर, यानी कि अगर एक स्टूडेंट हो तो वो पोजीशन होल्डर हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी कि या वो नहीं होगा या होगा। ठीक है, तो ये एक यानी कि बिहेवियरल फंक्शन है। इसी तरह एक बर्ड है, ठीक, एक क्लास अगर बर्ड्स की है, ठीक है, तो एक सर्टन बर्ड जो है वो फ्लाई, यानी कि बर्ड तो वैसे सारे फ्लाई करते ही हैं, लेकिन कोई सर्टन बर्ड हो सकता है जो कि जैसे शुतुरमुर्ग है, वो कोई मेरे ख्याल में फ्लाई तो नहीं करता, जंपे ही मारता है। ठीक है, लेकिन ये उसका बिहेवियर कहलाएगा। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ और देखें कि ये जो तरीका है क्लास को रिप्रेजेंट करने का, ये एक नॉर्मली एक तरीका है, भी इसको यूएमएल कहते हैं। वो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन ये एक तरीका है। इसको जब भी आप इस तरीके को देखेंगे, इस तरह की शेप को देखेंगे तो आप समझ जाएं कि क्लास को जाहिर कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो ये है ये क्लास का नाम है। ठीक है, ये क्लास का डेटा फील्ड है, और ये सारे उसके बिहेवियर या मेथड्स या फंक्शन या वट जो मर्जी इसको जो नाम कहें। ठीक है, अ, दो क्लासेस हमने पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, मैथ्स और स्ट्रिंग। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ भी है, हमने इसके फंक्शंस को यूज़ करके, इसके मेथड्स को यूज़ करके हमने चीज़ें की हैं, असाइनमेंट्स वगैरह किया है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। जी, तो ये मैंने क्लिक किया लिंक और मैं इस पेज पर आ गया हूँ। आप देख रहे हैं, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये वो क्लास मैथ्स है। ठीक है, ये हमने पहले इसको इसको देखा हुआ है वैसे। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन देखने का तरीका भी आपको इससे पता चल जाएगा। ये जी सबसे पहले उसका नाम लिखा हुआ है, ये हम बाद में थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। ये पब्लिक फाइनल क्लास मैथ्स है। फाइनल के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फाइनल जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो कि मॉडिफाइबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मैथ की जो क्लास है वो अब फाइनल है, विच मीन्स इट इज़ नॉट एनी मोर मॉडिफाइबल। तो ये चूँकि मैथ्स जो ये जो क्लास है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि ये जावा की बिल्ट इन लाइब्रेरी है, यानी कि बिल्ट इन क्लास है। तो जावा की जो बिल्ट इन क्लास है वो उन्होंने उसको फाइनल कर दिया है, विच मीन्स कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट मॉडिफाइबल, तो फाइनल है ये। हम आगे आते हैं, तो सबसे पहले ये सेक्शन देखें, फील्ड समरी। जैसे मैंने कहा था कि हम अक्सर डेटा को हम फील्ड कहा करेंगे, तो इसके अंदर दो किस्म का डेटा है, एक है ई और एक है पाई। ई मेरे ख्याल में यूलर यूलर कांस्टेंट होता है मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो यूलर कांस्टेंट है, ये इसका डेटा है। ठीक है, इत्तेफाक से यूलर कांस्टेंट चूंकि कांस्टेंट है तो ये भी एक फाइनल डेटा है। और दूसरा पाई जो है, पाई आपको पता ही है 3.1415 जो लंबा सा नंबर होता है।
ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट जो है ये इसका डेटा है। ठीक है, मैथ्स के उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है कांस्टेंट में पाई चूंकि कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, तो लिहाजा ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट ना भी होता तो पाई या यूलर कांस्टेंट जो है वो इसका इसका इस क्लास का डेटा है। क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पर पाई जो है एरिया मालूम करने के लिए ये बहुत मुख्तलिफ फार्मूलों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बहरहाल ये इनका उसका वो बना दिया उन्होंने, क्लास का पार्ट बना दिया डेटा को। अच्छा, उससे हम आगे चलें तो अब देखें मेथड समरी। हमने जैसे कहा था कि ज़्यादातर हम फील्ड कहेंगे या मेथड कहेंगे। तो मेथड इसमें कौन कौन से हैं जी? मेथड इसमें इतने सारे हैं। ठीक है, ये सारे मेथड हैं। और अभी हम आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे कि स्टैटिक मेथड्स कौन से होते हैं। बहरहाल ये सारे स्टैटिक हैं, इसमें से कोई भी नॉन स्टैटिक नहीं है। नहीं, नॉन स्टैटिक कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सारे स्टैटिक मेथड्स हैं, वो हम आगे जाके पढ़ लेंगे क्या होता है वो। लेकिन ये है इनके नाम। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये मेथड का हमेशा क्या होता है, एक जैसे फंक्शन का होता है, यानी कि मेथड फंक्शन एक ही चीज़ है। तो उसका आर्गुमेंट लिस्ट होती है, उसका नाम होता है और उसकी रिटर्न टाइप होती है। ऐसे ही होता है ना हमेशा। ठीक है, तो ये एप्स है, ये भी एप्स है विद डबल, यहाँ पर फ्लोट, यहाँ पर इंट, यहाँ पर लॉन्ग। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी थी। तो बेसिकली ये ओवरलोडिंग है कि एक ही फंक्शन को डिफरेंट टाइप्स के साथ। ठीक है, ऐड एग्जैक्ट, ए साइन, ए10 टू सी सीलिंग। इसमें मिसाल के तौर पर एसक्यूआर रूट हमने पढ़ा था ना, हम वो देखते हैं। हाँ, ये रहा। रिटर्न द करेक्टली राउंडेड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ डबल वैल्यू। ये स्क्वायर रूट कंप्यूट करने का हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ये जी स्क्वायर रूट, यहाँ इसकी तफसील लिखी हुई है। रिटर्न द करेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू इफ द आर्गुमेंट ब्ला 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 ब्ला। और पैरामीटर्स क्या लेता है, ए, कोई भी वैल्यू इसको आप दे दें जिसका स्क्वायर रूट निकालना हो। और रिटर्न क्या करता है ये, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द ए इफ द आर्गुमेंट इज नॉट अ नंबर लेस देन 0। क्लास हमने कहा कि एक टाइप होती है जो कि बहुत, यानी कि ग्रुप कह लें, ग्रुप होता है जिसके जिसके अंदर बहुत सारे एक जैसी चीज़ों को हम जमा करते हैं। ये क्लास कौन सी है, यानी कि मैथ्स। ये एक ऐसे ऐसे यानी कि यूँ कह लें कि आइटम्स का ग्रुप है जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। यानी कि साइन कंप्यूट करने का, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई वो देखें, टेंजेंट कंप्यूट करने का, स्क्वायर रूट कंप्यूट करने का, ये पता नहीं CBRT क्या होता है। ठीक है, तो इन सारों को कंप्यूट करने के लिए आपको कोई टाइप चाहिए। तो मैथ्स जो है वो उसकी उन्होंने एक टाइप बना ली है जावा वालों ने। ठीक है, तो हम एक टाइप ये हो गया। हम एक और टाइप देखते हैं। अच्छा, दूसरी क्लास जो हमने उधर देखी थी वो थी स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर, तो स्ट्रिंग उसी तरह कैरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है वो बहुत सारी टाइप्स की यानी कि बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको हमने एक टाइप डिफाइन कर लिया विच इज स्ट्रिंग। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से इसमें क्लास स्ट्रिंग, हमने इसको पहले एक दफ़ा तो देखा हुआ इंट्रो टू कंप्यूटिंग में। लेकिन हम मज़ीद देखते हैं कि जी इसके अंदर कौन कौन सा डेटा और कौन कौन से बिहेवियर मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले तो डेटा क्या है जी, एक कंपैरेटर है इसमें, केस इंसेंसिटिव ऑर्डर। तो ये कोई नंबर होता है, वो इसका डेटा है। अब मुझे खुद नहीं पता कि ये कंपैरेटर किस लिए होता है, यानी कि इंसेंसिटिव ऑर्डर इस डेटा का क्या मतलब है। कंपैरेटर का तो मुझे पता है, लेकिन खैर ये कोई डेटा है उसका। और कंस्ट्रक्टर्स हैं, वो अभी हम थोड़ी शॉर्टली पढ़ेंगे। इसको कंस्ट्रक्टर बेसिकली उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसके इतने, इसको क्रिएट करने के समझ लें इतने सारे ये तरीके हैं। ठीक है, हम अभी बिहेवियर पर आते हैं, मेथड्स के ऊपर आते हैं। अब देखें, स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर कंपेयर करना, उसको करेक्टर चेक करना, उसकी इक्वालिटी चेक करना, इफ़ इट एंड्स विद समथिंग और नॉट, उसको फॉर्मेट करना, ये सारे जो है ना उसके बिहेवियर हो सकते हैं ना। कि एक स्ट्रिंग जो है उसका बिहेवियर ये है कि उसको आप ब्रेक कर सकते हैं, उसको आप लेंथ डिटरमिन कर सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं कि इट मैचेस टू समथिंग एल्स और नॉट।
ठीक है, तो ये सारे मेथड जो हैं इसमें डिफाइन इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसकी डिटेल में अभी अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने पहले भी इसको सारा मेथड्स वगैरह देखे हुए हैं। लेकिन इन दोनों क्लास के को एक्सप्लोर करने से आपको क्या पता चलता है कि जो हमारी टाइप है उसके डेटा और उसके बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के तरीके को हम बेसिकली क्लास कहते हैं। क्लास के ये यूं कह लें कि हम क्लास से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लिहाजा क्लासेस जो हैं हमारी क्या हैं, वो ग्रुप्स ऑफ सॉरी ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो 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 टर्म यूज़ होती है, जो जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम क्लासेस कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? बेसिकली जो हमारी क्लास है चूँकि वो एक टाइप को डिटरमाइन बताती है कि जी इस एक प्रॉब्लम के सारे प्रॉब्लम जो हैं वो एक टाइप के हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो उनके ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ दैट क्लास को या दैट ग्रुप, ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ दैट ग्रुप को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि ये क्लास है मैथ्स की स्ट्रिंग की, या ये क्लास है बर्ड्स की, या ये क्लास है शेप्स की, ठीक है, यानी कि सर्कल है मिसाल के तौर पर, तो जब हम उसको इंस्टेंशिएट कहते हैं, इंस्टेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, उस फॉर्म करना। ठीक है, हम उसको फॉर्म करते हैं एक्चुअलिटी में, उस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमने कहा कि जी ये एक हमारा एक प्रॉब्लम है, हमने शेप्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अच्छा हमने कहा अच्छा जी अगर हमने शेप्स ड्रॉ करने हैं ना, तो बेसिकली हमने सर्कल उसमें हो सकता है ड्रॉ करना हो। ठीक है, तो सर्कल जो है वो हमारा एक टाइप ऑफ शेप है। तो लिहाजा ये एक टाइप है, इसका मतलब बहुत सारे सर्कल हम ड्रॉ करेंगे तो सारे जो हैं वो इस टाइप का या इस ग्रुप का या इस क्लास के मेंबर होंगे। ठीक है, तो जब हमने ये कहा तो उसके बाद जब हम, तो इसका मतलब है कि क्लास हो गई सर्कल। ठीक है, अभी हम कहते हैं कि हाँ भाई सर्कल ड्रॉ कर दो 2 सेंटीमीटर रेडियस का एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो वो जो 2 सेंटीमीटर रेडियस का एट सर्टेन पॉइंट सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसको हम कहेंगे कि जी हमने जो एक क्लास बनाई थी, या हमने जो एक ग्रुप बनाया था, या हमने जो एक टाइप बनाई थी, उसकी इंस्टेंस हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी। या यूँ कह लें कि आइडिया जो था, उस आइडिया की अभी इम्प्लीमेंटेशन आ गई। हमने आइडिया क्या बनाया था कि जी हमारी एक क्लास होगी जिसके अंदर रेडियस और सेंटर पॉइंट मौजूद हो, तो हम उसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि बिहेवियर भी हमने बता दिया कि इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। इस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन जो थी कि जी अगर हमें वैल्यू मिली हमें 2 रेडियस का बना दें, तो 2 का बना दिया, एक और मिली 5 का बना दें, हमने 5 रेडियस का बना दिया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट 2 रेडियस का, 5 रेडियस का और इस तरह के सर्कल हमने बनाए, इसको हम कहेंगे इंस्टेंस, या इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंस्टेंस भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और एक्चुअली ये क्योंकि वो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है या इंस्टेंशिएशन से बना होता है, तो जिसकी वजह से हम उसको इंस्टेंस कहते हैं। इंस्टेंशिएशन जो है वो बेसिकली इंस्टेंस की वजह से ही उसको कहते हैं कि इंस्टेंशिएट हुआ है वो। ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर द फील्ड्स डिफाइंड बाय इट्स क्लास। तो जैसे मैंने कहा कि सर्कल का की जो फील्ड्स हैं वो हैं मिसाल के तौर पर रेडियस और क्या सेंटर पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। मिसाल के तौर पर किसी का रेडियस 2 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है, किसी का 2.5 हो सकता है, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। ठीक है, और बेसिकली उस डिफरेंट वैल्यू की वजह से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज बिहेवियर्स डिफाइंड बाय इट्स क्लास। तो वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स की हमेशा डिफरेंट होगी, लेकिन बिहेवियर क्या होगा, वो सिर्फ डिफाइंड क्लास से होता है। ठीक है, क्लास के अंदर मेथड्स डिफाइन होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर यानी ऑब्जेक्ट उन मेथड्स को यूज़ करता है। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट की क्लास है जो कि हमने अभी पिछले उसमें देखा था। यहाँ पर देखें तो अगर आप स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ये जो है, मैं पेंसिल चेंज कर लूँ, अ, ये जो हमारा S1 स्टूडेंट बना है, ठीक है,
ये बेसिकली हमारा इंस्टेंस है या ऑब्जेक्ट। ये क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट की क्लास। और S1 जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। वो हमने कैसे बनाया? वो हमने क्लास को इंस्टेंशिएट करके बनाया है। इंस्टेंशिएट कैसे करते हैं? बाय न्यू। जब हम कहते हैं ना कि न्यू स्टूडेंट, का मतलब है कि जी मेमोरी में हमें किसी जगह पर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दो, तो ये हमारा S1 ऑब्जेक्ट बन गया। जब हमारे पास S1 ऑब्जेक्ट बन गया, तो हम उसकी उसके डेटा की वैल्यू डिफरेंट सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसके नेम और रोल नंबर था ना उसमें, तो हमने नेम इधर मुजम्मिल सेट कर दिया, रोल नंबर 100 सेट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक और S2 बनाएं और उसमें हम S2 डॉट, मिसाल के तौर पर सेट, सॉरी मेरी स्क्रीन, एक सेकेंड, S2 डॉट सेट नेम, इसको मैं नाम दे देता हूँ कोई और, फर्रुख। ठीक है, अगर मैंने ये कर दिया तो इसका मतलब क्या बन गया? राइटिंग मेरी हमेशा मजाइया सी है, लेकिन बहरहाल कि अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। ठीक है, और उसका नाम हमने, यानी कि खैर ऐसे नहीं बन जाएगा, उसका न्यू स्टूडेंट करना होगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह लेफ्ट पे जिस तरह है, बिल्कुल उसी तरह वहाँ पर हम नाम चेंज, उसका उसको नया नाम दे देंगे। तो अब हमारे पास इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, S1 और S2। क्लास हमारे पास एक ही है, स्टूडेंट। उन दोनों ऑब्जेक्ट की जो क्लास है वो स्टूडेंट है। ठीक है। होता क्या है जब हम क्लास डिफाइन करते हैं? अ, तो अब ये देखें, होता क्या है जब हमने डिफाइन किया क्लास। ठीक है, हमने स्टूडेंट के एक क्लास डिफाइन किया था ना पहले। तो ये जो क्लास है, जब हम इसको मेमोरी में, जैसे ही फर्स्ट टाइम हम इसको रेफरेंस एक्सेस करते हैं, तो मेमोरी में क्लास लोड हो जाती है। देखें जैसे अच्छा, जो लोग नए हैं इस चीज़ में, यानी कि ये जो शक्ल है, नंबर्स एक तरफ और एक तरफ वैल्यूज़ जो हैं, एक तरफ कॉम्प्लेक्स किस्म के नंबर्स हैं और दूसरी तरफ एक एक बाइट नज़र आ रहा है। ये बेसिकली हमने मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है। मेमोरी को, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसको हम इस तरह ही इमेजिन कर सकते हैं ना कि बहुत बड़ी सी मेमोरी है, जिसका हर जो वो है पोर्शन है वो एक्सेसिबल है थ्रू सम एड्रेस। तो ये हमारा वो एड्रेस है, 880004 जो है, ये एड्रेस है। और उधर आगे उसकी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने ऐसे ही इमेजिन कर लिया कि जी कोई एक पॉइंट पर जब हम जैसे ही क्लास को लोड करेंगे, तो वो रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, वो किसी जगह पर इस तरह लोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्लास लोड हो गई। अब वो क्लास लोड होने का मतलब क्या है? अ, एक सेकेंड, बल्कि एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ चेक करने दें। अच्छा, बेसिकली ये यहाँ पर, यानी कि मेमोरी में किसी जगह पर, एक जगह पर क्लास लोड हो गई। ठीक है, और जैसे ही हम ये काम करते हैं, यानी कि S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो फिर मेमोरी में किसी दूसरी जगह पर, अब ये कोई दूसरी जगह है, जैसे कि आप देख रहे हैं बीच में ये गैप है, ये इनफाइनाइट गैप, इनफाइनाइट तो खैर नहीं, लेकिन बहुत बड़ा गैप भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अब ये S1 ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। S1 ऑब्जेक्ट में के अंदर क्या होगा? हमने क्या कहा था कि उसके अंदर नेम और रोल नंबर, यानी कि डेटा बेसिकली उसकी जगह लोकेशन होगी। ठीक है, तो अब अगर इस फर्ज किया, जिस तरह भी हमने थोड़ी देर पहले S2 बनाया था, तो S2 जो होगा मेमोरी में किसी और जगह पर इस तरह, यानी कि किसी और इधर एड्रेस, और यहाँ पर यानी कि मिसाल के तौर पर इस तरह करके S2 वहाँ पर एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास जो है हमेशा वो एक दफ़ा लोड होती है, यानी कि पूरी मेमोरी के अंदर क्लास जो है, क्योंकि क्लास हर एक के लिए सेम होती है ना, तो हमेशा एक दफ़ा लोड होती है। और जो ऑब्जेक्ट है, जब भी हम उसको न्यू करते हैं, तो उसकी जगह एक मेमोरी में एक नई जगह लोकेट हो जाती है। जितनी दफ़ा हम न्यू करेंगे, S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, S3 इज इक्वल टू, या S1 को भी हम दोबारा न्यू स्टूडेंट करेंगे, तो वो एक और नई जगह करके नई जगह कर देगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो मेमोरी में एक लोकेशन के ऊपर डेटा की ग्रुपिंग को बेसिकली
शो कर रहा होता है। अभी हम आगे जाके इसको मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं। ये एक क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारा जो जावा के अंदर बेसिकली एक बेस क्लास है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसी वजह से, इस बेस क्लास ऑब्जेक्ट की वजह से ही जो क्लास की इंस्टेंशिएशन इंस्टेंस होता है हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी या वाइस वर्सा कह लो, ठीक है। ये बेस क्लास क्या है जी? आए चल के हम उसको भी ज़रा एक क्विक नज़र डाल लेते हैं। ये देखें, ये जो है क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या, ये किस लिए है जी? ये ऑब्जेक्ट वो क्लास है जो सारे हम जो भी अपनी क्लास बनाते हैं ना, बेसिकली यूं कह लें कि हम जो जिस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए किसी ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, जावा ये कहता है कि आपने उसकी बेस क्लास जो है वो इस क्लास को बनाने। बेस क्लास का मतलब क्या है, यूं आप समझ लें कि उसकी पेरेंट जो है, या पेरेंट कह लें, हाँ पेरेंट सही है, कि वो ये क्लास है, ठीक है। अ, इसके यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपको और डिटेल मिलेंगी, लेकिन बहरहाल यहाँ देख लें कि ये इसको पेरेंट डिफाइन करने का फ़ायदा है, नुकसान तो आहिस्ता आहिस्ता भी आपको समझ में आएगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ समझने की अभी, वो सिर्फ ये है कि इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। जो कि मेथड्स क्या होते हैं, बिहेवियर होते हैं। तो इसका मतलब है कि जावा ये कहता है कि भाई जो भी आप सॉफ्टवेयर वो बनाने के लिए जो भी क्लास बनाओगे, जो भी ग्रुप बनाओगे, जिस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए, चाहे वो 2D शेप हो, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, मैथ्स हो, स्ट्रिंग हो, एक्स वाई जेड, जो मर्जी आप क्लास बनाओगे, कोई भी ग्रुपिंग बनाओगे, तो उस ग्रुपिंग के अंदर ये वाले बिहेवियर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने ऑब्जेक्ट एक क्लास बना के उसके अंदर ये डिफाइन कर दिया और कहा कि आपने जो भी बनाना है वो इसका ये उसका पेरेंट होगा। ये क्लास जो है उसका पेरेंट होगा। पेरेंट का मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर, यानी कि जो भी आप क्लास बनाएंगे उसके अंदर ये वाले क्लास खुद ब खुद, ये सॉरी, ये वाले बिहेवियर जो हैं वो खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा क्लोन, इक्वल्स, फाइनलाइज, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, टू स्ट्रिंग, ये कुछ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट तो नहीं कहना चाहिए, बेसिक वो हैं, बिहेवियर्स हैं जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर डिफाइंड क्लास में अकॉर्डिंग टू जावा होना चाहिए। तो लिहाजा वो उन्होंने इधर से डिफाइन कर दिया। तो लिहाजा जब भी हम अब क्लास बनाएंगे, अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे उसमें, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका पेरेंट जो है वो ये वाला ऑब्जेक्ट के कंसिडर होगा। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमारी हर क्लास का पेरेंट जो है वो ये ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें खुद ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जी पेरेंट होने का क्या मतलब है, या क्या फ़ायदा है, या क्या फ़ायदा है उसका, ठीक है। लिहाजा हमने ये ऑब्जेक्ट देखा, वो ऑब्जेक्ट जो पेरेंट है क्लास, सारे जितने भी जावा के अंदर हम जो भी यूज़र डिफाइंड क्लासेस लिखेंगे, उन सब का पेरेंट ये ऑब्जेक्ट क्लास है। हम आगे मज़ीद डिटेल देखते हैं। हम क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं? यहाँ हमने अभी तक कह दिया कि जी ठीक है, क्लास एक होती है जो जो ग्रुप या टाइप जो है, हम प्रॉब्लम्स को किसी को एक ग्रुप या टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं, तो फिर उसको उसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है। और उस क्लास के अंदर डेटा होता है और उसके अंदर बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। और जब हम उस क्लास की इंस्टेंशिएशन करते हैं, उसका हम एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन कहते करते कैसे हैं, क्लास को हम डिफाइन करते कैसे करते हैं? तो क्लास जो है वो डिफाइन होता है बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड, ठीक है। तो क्लास कीवर्ड जो है वो जावा का कीवर्ड है। तो जब आप लिखते हैं क्लास किसी नाम से पहले, ये नाम है ना सर्कल, ठीक है, उस नाम से पहले जैसे ही आप क्लास लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप क्लास बनाने जा रहे हैं। और उससे पहले आप उसका एक्सेस मॉडिफायर देते हैं पब्लिक, ये भी हम आगे थोड़ा सा आज पढ़ लेंगे। तो पब्लिक क्लास सर्कल, इसका मतलब क्या है कि जी सर्कल इज अ क्लास, सर्कल इज अ टाइप, ठीक है। और ये आपको पता है कि उसके आगे जो ब्रैकेट हो, वो जब वो ब्रैकेट ख़त्म होती है तो वहाँ से वहाँ तक उसका स्कोप होता है। यानी कि अब इसके अंदर यहाँ जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो सारी की सारी जो होगी वो इस क्लास का पार्ट होगा। A field or method can be defined anywhere in the class scope, that is in between start and end of curly brackets, ठीक है। तो
हमने कहा था कि क्लास के अंदर जो है ना या तो फील्ड होते हैं या मेथड्स होते हैं। तो अब इसका मतलब है कि इस चीज़ के अंदर, इस जगह पर जितने मर्जी आप जो मर्जी फील्ड डिफाइन करें, जो मर्जी मेथड डिफाइन करें, तो जितने भी मेथड्स या फील्ड डिफाइन होंगे वो होंगे इसी जगह पर। ठीक है। और एक फाइल के अंदर आप सिर्फ एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं जिसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक हो। ठीक है, और उसका नाम वही होता है। अच्छा, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ। जैसे इस ये वो जो सर्कल क्लास है, ठीक है, ये एक ऐसी फाइल के अंदर ही बना सकते हैं आप जिस फाइल का नाम भी सर्कल डॉट जावा होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी असाइनमेंट के दौरान यही करते रहे हैं। जब हम एक नई फाइल बनाते हैं उस नाम से, तो उसी नाम से एक क्लास बना देता था उसके अंदर। तो ये हम करते आए हैं वैसे। लेकिन ये एज ए रूल आप समझ लें कि किसी भी फाइल के अंदर जो फाइल का नाम होगा उस नाम से एक पब्लिक क्लास होगी होगी, जावा का ये रूल है। ठीक है। और उसके स्कोप के अंदर हम जितने मर्जी मेथड्स और बिहेवियर जो है वो डालते रहें। ठीक है। अब ये क्या हमने किया, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो सर्कल के अंदर हमने एक रेडियस डिफाइन कर दिया, डबल रेडियस इक्वल टू 1। क्या चीज़ है ये, किसी को पता है? ये फील्ड है। ठीक है ना, हमने कहा था कि जो भी डेटा हम डिफाइन करते हैं वो फील्ड होता है हमेशा। ठीक है। हमें इस डेटा को इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ पर इनिशलाइज भी कर दिया, विच इज़ ओके। अगरचे इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी ये वाला क्या कहते हैं डेटा फील्ड क्रिएट होगा, तो इसको एक वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब ये आप देखें, उस करली ब्रैकेट्स के अंदर डेटा डिफाइन हो गया, और ये दो कंस्ट्रक्टर्स हैं। ठीक है। और ये दो जो हैं ये बिहेवियर्स हैं। एक बिहेवियर है जी गेट एरिया, यानी कि जो ये वाली जो सर्कल जो क्लास है, यानी कि सर्कल जो टाइप है या सर्कल जो ग्रुप है, इसका एक बिहेवियर ये है कि इसका आप एरिया कंप्यूट कर सकते हैं। इसका एक और बिहेवियर है कि आप उसका पेरीमीटर कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों जो है ये इसका बिहेवियर है। और तीसरा जो है वो सेट रेडियस, मैंने जैसे पहले बताया था कि वो सेट रेडियस जो होता है वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, सेटिंग सेट करने के लिए, वेरिएबल को सेट करने के लिए होता है। तो वो बैरल बिहेवियर नहीं कहना चाहिए उसको, अगरचे वो बेरियल के सेट, बिहेवियर के सेट में ही आ जाता है। ठीक है। एक किस्म का बिहेवियर है कि जी आप डेटा को गेट कर सकते हैं, यानी कि इस सर्कल क्लास के अंदर ये खूबी है कि इसके डेटा को आप गेट कर सकते हैं या डेटा को आप सेट कर सकते हैं। तो लिहाजा वो भी एक बिहेवियर, बाय प्रिंसिपल तो आप कह सकते हैं कि वो बिहेवियर है। ठीक है। लेकिन बहरहाल वो वेरिएबल्स के लिहाज से तो बड़ा सिंपल हो गया कि क्लास होगी हमारी, जो भी नाम होगा उसका वही उसी फाइल में होगी, उसके पीछे कीवर्ड क्लास लिखा हुआ होगा। उसके अंदर हम जो जितने भी डेटा टाइप डिफाइन करना चाहें या जितने भी बिहेवियर डिफाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, प्लस कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। आई एम आगे देख लेते हैं अभी कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। कंस्ट्रक्टर एंड दिस, जब हम प्रिमिटिव टाइप हमने पढ़े थे, तो हमने कहा था ना कि प्रिमिटिव टाइप जो है वो अगर हम उसको जैसे ही डिफाइन करें, जो जावा है उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है, मिसाल के तौर पर ज़ीरो सेट कर देता है वो इंटीजर में, फ्लोट में 0.0 सेट कर देता है, सारे नंबरों में तकरीबन वो ज़ीरो किसी ना किसी तरह से सेट कर देता है, और बुलियन के अंदर मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फॉल्स सेट कर देता है। ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ना, यानी कि जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी हम इसको कहते हैं। तो हमारा क्लास ये जो है वो हमारा अपना, हमारा डिफाइन किया हुआ ऑब्जेक्ट है, हमारे डिफाइन की हुई क्लास है। तो जब हम अपने डिफाइन की हुई क्लास को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या सेट होनी चाहिए, यानी कि ये, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकता है। तो उसका तरीका ये है जावा में भी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में, कि आपको कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब
कि जी आप डिफाइन कर सकते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो क्या हो, यानी कि उसको फलां वैल्यू असाइन हो, फलां कैलकुलेशन उसके अंदर में हो, या डिफ़ॉल्ट फलां फलां वैल्यू असाइन हो, वट जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो लिहाजा कंस्ट्रक्टर कब इस्तेमाल होंगे, जैसे ही आप क्लास को इंस्टेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप क्लास को इंस्टेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होंगे। उसका रूल क्या है जी, कंस्ट्रक्टर के अब तीन किस्म के रूल हैं। ठीक है। ये तीन किस्म के रूल हैं, या यूँ कह लेंगे कंडीशंस हैं जिसके ऊपर होता है। अ कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज ऑफ क्लास। ये देखें, ये कंस्ट्रक्टर है सर्कल, और ये भी कंस्ट्रक्टर है। तो दोनों कंस्ट्रक्टर्स के जो नाम है वो एग्जैक्टली सेम है। जो क्लास का नाम है वही इसका नाम है। ठीक है। डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, दैट इज डू नो रिटर्न टाइप। तो इनके पीछे कुछ नहीं है, देखें नॉर्मली लिखा होता है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वट जो भी वॉइड इंटीजर ब्ला 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 ब्ला, इस तरह का कुछ भी लिखा होता है। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर ही नहीं सकते, ना करते हैं। ठीक है। ना ये इंटीजर रिटर्न करते हैं, इवन वॉइड में कुछ भी नहीं, कुछ रिटर्न करते ही नहीं है ये। ठीक है। तो लिहाजा इनके पीछे कुछ भी नहीं होता। इज इन्वोक ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ इंस्टेंस दैट इज विद न्यू कीवर्ड। ये इन्वोक कब होता है, जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जैसे ही आप लिखते हैं ना, C1 = न्यू सर्कल ब्ला ब्ला, तो अगर आप एम्प्टी लिखेंगे तो ये एम्प्टी वाला कॉल हो जाएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग याद है ना, सर्कल विद नो पैरामीटर्स। और अगर आप कोई पैरामीटर डालेंगे तो ये पैरामीटर वाला जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। अगर आपने ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ तो लिहाजा आप ये वाला अगर लाइन लिखेंगे तो ये एरर आ जाएगा कि भाई सर्कल क्लास डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर विद डबल वैल्यू एज एन इनपुट एज ए पैरामीटर। ठीक है। अगर आप कुछ नहीं लिखें, ये दोनों ना लिखें, कंस्ट्रक्टर ना हो आपकी क्लास का, तो बाय डिफॉल्ट जो है ये वाला जावा खुद से बना देगा। ये वाला कंस्ट्रक्टर हमेशा मौजूद होता है, सिवाय अगर कुछ, हाँ, अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो जावा की हर क्लास के अंदर हमेशा मौजूद होता है। लेकिन अगर कोई और कंस्ट्रक्टर ना हो तो, अगर आपने ये वाला कंस्ट्रक्टर लिख दिया और ये वाला नहीं लिखा तो फिर ये वाला नहीं होगा। ये वाला होगा, यानी कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो है वो होगा सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में जब कोई और कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है। तो लिहाजा जब अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर ना लगाएं तो प्रैक्टिकली आप हमेशा ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये ऊपर वाला जो ये वाला। ठीक है, आप ऐसे हमेशा इनिशियलाइज कर सकते हैं। और जैसे ये न्यू न्यू का लफ्ज आएगा तो वो ये कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जावा। ठीक है। अगर तो उस लिहाज का जो कंस्ट्रक्टर मौजूद होगा तो वो कंस्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है। और यहाँ देखें एक चीज़ है, ये C1 जो है ये इसका अपना एक फील्ड है। ठीक है। तो फील्ड को एक्सेस करने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, क्लास के अंदर, किसी क्लास के अंदर, यानी कि इसके अंदर किसी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए आप दिस डॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दिस इज अ रेफरेंस टू सेल्फ, यानी कि किसी क्लास के अंदर जब हम दिस लिखते हैं उसका मतलब होता है मैं खुद। ठीक है। मतलब इस दिस का मतलब क्या है कि भाई ये सर्कल का जो इंस्टेंस है, यानी कि सेल्फ इंस्टेंस कहना चाहिए इसे, अगेन स्पेलिंग। ठीक है। तो दिस इज अ रेफरेंस टू सेल्फ इंस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो दिस डॉट है, इसका मतलब है कि भाई मेरे जो जो ये जो C1 फील्ड है ना, ठीक है, जो मेरी अपनी C1 फील्ड है उसको न्यू सर्कल कर दो, उसको न्यू सर्कल से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है। तो दिस, और अगर आप दिस नहीं लिखेंगे, C1 सिर्फ लिख दें इधर, तो कुछ भी नहीं होगा। यानी कि कुछ भी नहीं होगा मतलब है कि ये ठीक है, दिस लिखें या ना लिखें, उसका उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उसको दिस ही समझेगा।
अगर आप इस स्कोप के अंदर जब भी C1 लिखेंगे तो वो ढूंढेगा भाई यहाँ कोई C1 है वेरिएबल। ओ, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, और यहाँ है। तो जब तक ये वाला स्कोप खत्म नहीं हो रहा वो कहेगा हाँ ठीक है, वो कर लेगा। तो दिस हम फिर लिखते क्यों है? क्लैरिटी के लिए लिखते हैं कि भाई हम अपनी ही क्लास के C1 की बात कर रहे हैं। ठीक है। या फिर अगर एक और C1 यहाँ एग्जिस्ट करता हो किसी और तरह का, वो भी हम आगे देख लेंगे, मे भी आगे आज देखेंगे या हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर इस न्यू रेडियस की जगह अगर हम सिर्फ रेडियस लिख दें, ठीक है, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। ठीक है। तो वो कैसे एम्बिग्विटी खत्म करेंगे? हम उसके पीछे अगर दिस डॉट रेडियस लिख दें, इसका मतलब होगा कि भाई ये वाला जो रेडियस है ना लेफ्ट साइड पर, ये वाला रेडियस है। और राइट साइड पे जो ये रेडियस है, फर्ज कर लेते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रेडियस है और सेम आर भी छोटा है और रेडियस लिखा हुआ है, तो इन दैट केस ये वाला जो रेडियस है जिसके पीछे दिस नहीं लगा हुआ, वो ये वाला होगा। ठीक है। बहरहाल, दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं ये क्या कहते हैं, इस सेल्फ के साथ मैं इंस्टेंस लगा देता हूँ ताकि वो भूल ना जाए स्लाइड में। ठीक है। तो मैंने इसमें टू सेल्फ इंस्टेंस लगा दिया और ये थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी। आगे चलते हैं। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर एंड दिस, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो वो अच्छा, कंस्ट्रक्टर हमेशा यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मुझे लिखना चाहिए था शायद, कि सिर्फ एक दफ़ा कॉल होता है। इस न्यू के बाद दोबारा कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा। ठीक है। तो जब हमने ये वाला न्यू कर दिया एक दफ़ा, इस वेरिएबल के लिए C1 के लिए कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल नहीं होगा। ठीक है। C2 जब हमने न्यू सर्कल किया तो जाहिर सी बात है वो दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर है, ये वाला कंस्ट्रक्टर है, ये वाला कॉल होगा। अगर हम एक यहाँ पर C3 लिखें, C3 इज इक्वल टू न्यू और सर्कल और नो पैरामीटर, ठीक है, ऐसे लिखें, तो फिर दोबारा कॉल होगा, लेकिन अब C3 के लिए कॉल होगा। ठीक है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट कोई भी वेरिएबल जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो उस वेरिएबल के लिए कंस्ट्रक्टर एक दफ़ा कॉल होता है, और बस सिर्फ एक दफ़ा कॉल होता है। कभी भी ये दो दफ़ा कॉल नहीं होता। एक्सेस मॉडिफायर्स क्लास, कंस्ट्रक्टर, फील्ड एंड मेथड रिक्वायर एक्सेस मॉडिफायर्स टू रिस्ट्रिक्ट देयर स्कोप। तो ये जो क्या कहते हैं, ये होता है आपका, ये चीज़, इसको हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ये क्लास है मिसाल के तौर पर, या ये जो फील्ड है, ठीक है, प्राइवेट, ठीक है, या ये वाला जो गेट रेडियस के ऊपर ये डबल है, ठीक है, ये इस प्राइवेट के इस पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो अगर हम चाहें तो लिखें एक्सेस मॉडिफायर। इस पब्लिक का मतलब है जी, अभी हम देखते हैं, बल्कि उल्टा उल्टा शुरू करते हैं। प्राइवेट का मतलब है, इस प्राइवेट का मतलब ये है कि नो एक्सेस आउटसाइड द करंट स्कोप। मतलब ये है कि ये वाली जो फील्ड है ना, रेडियस, ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट के शुरू से इस ब्रैकेट के एंड तक, क्योंकि करंट स्कोप क्या है, ये वाला ब्रैकेट है ना, ये इस क्लास का मेंबर है। तो इस रेडियस को आप इस ब्रैकेट शुरू से लेके ब्रैकेट एंड तक इसके अंदर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाहर के किसी कोड में ये मौजूद नहीं हो सकता। आप लिखेंगे रेडियस, वहाँ पर ये वाला वेरिएबल इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है। प्राइवेट का मतलब क्या है, कि प्राइवेट का मतलब है कि ये वाला जो वेरिएबल है, दिस बिलोंग्स टू ओनली दिस क्लास। ठीक है। और पब्लिक का मतलब है, जैसे ये वाला चीज़ पब्लिक है, ठीक है, ये गेट रेडियस जो है ये पब्लिक है। इसका मतलब है कि जो चीज़ पब्लिक है, दैट बिलोंग्स टू एवरीवन, एनीबॉडी कैन एक्सेस इट। ठीक है। तो लिहाजा इसके अंदर भी कहीं कोड के अंदर आपने ये वाला मेथड कॉल करना है, हो जाएगा। इसके बाहर भी कॉल हो जाएगा, इसके बाहर भी कॉल हो जाएगा। अगर आप लिखें कि सर्कल का जो गेट मेथड है, फर्ज किया, तो एरर नहीं आएगा बल्कि वो कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो गया, प्राइवेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी स्कोप में हो, यानी कि वो क्लास के स्कोप में एक्सेस हो सकता है, और जो पब्लिक है वो हर जगह से एक्सेस हो सकता है।
ठीक है। और ये डेटा भी हो सकता है और मेथड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फील्ड भी हो सकता है और मेथड भी हो सकता है। जैसे ये हमारा मेथड है, ये हमारा ऊपर वाला हमारा डेटा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड होता है। वो यहाँ पर नहीं लिखा हमने, वो हम पढ़ेंगे भी आगे ज़्यादा तफसील से। लेकिन बहरहाल प्रोटेक्टेड में वो प्राइवेट जैसा ही होता है तकरीबन, कि जी वो इसी स्कोप के अंदर होगा। लेकिन अगर इस क्लास के जो बच्चे हैं ना, अभी हम आगे हम पढ़ेंगे कि वो बच्चे कैसे बनते हैं, तो जो बच्चे होंगे उसके अंदर से भी वो एक्सेस हो सकता है। ठीक है, वो हम आगे, जैसे अभी हमने थोड़ा सा जिक्र किया कि जो ये जो सर्कल क्लास है, हमने कहा कि जी जो क्लास भी अपने माँ बाप के बारे में कुछ डिफाइन नहीं करेगी, उसका जो बाप है या माँ है वटेवर, वो ऑब्जेक्ट क्लास होगा। ये भी हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना। तो इसी तरह कुछ और क्लासें बन सकती हैं जिसकी जिसकी पेरेंट जो है वो ये सर्कल क्लास हो। तो अगर ऐसा होगा तो इसकी फील्ड्स जो हैं, अगर वो कोई प्रोटेक्टेड है, इसमें मिसाल के तौर पर ये प्राइवेट की जगह अगर प्रोटेक्टेड होता, ठीक है, ये वाला, तो फिर रेडियस जो है उनमें भी एक्सेसिबल होता। इतना सा इसमें डिफरेंस है। और आखिरी चीज़ जो है वो है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि भाई जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ ना, उसको हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं। पॉइंट के साथ ना प्राइवेट लिखा हुआ, ना पब्लिक लिखा हुआ, ना प्रोटेक्टेड लिखा हुआ। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो वो डिफ़ॉल्ट होता है। और डिफ़ॉल्ट कहाँ से एक्सेस होता है? डिफ़ॉल्ट पब्लिक और प्राइवेट के समझ लो बीच की चीज़ है, कि वो इस स्कोप से भी एक्सेस हो सकता है। और वो जो हमने याद है, हमने पैकेज डिफाइन किया था ना, पैकेज, हर हर क्लास का कोई ना कोई पैकेज होता है, कॉम डॉट ब्ला 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 ब्ला। तो जिस पैकेज में सर्कल मौजूद है ना, उस पैकेज के सारी और क्लासों के कोड के अंदर से भी वो एक्सेस हो सकता है। बट दैट्स इट, वो पब्लिकली नहीं है कि जी हर जगह से हो जाए, लेकिन वो प्राइवेट भी नहीं है कि सिर्फ इसी क्लास में से हो। यानी कि मिसाल के तौर पर, अगर, शायद वो मैंने एग्जांपल में डाली भी, अच्छा मैं भूल रहा था, हाँ बिल्कुल, अगर एक और क्लास है स्क्वायर, ठीक है, तो उस स्क्वायर के अंदर अगर आप सी डॉट रेडियस लिखें तो नहीं, ये एरर आएगा। ठीक है ना, ये एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये प्राइवेट है, रेडियस जो है ये प्राइवेट है। ठीक है। अ, इसके मुकाबले में गेट रेडियस जो है, एरर नहीं आएगा क्योंकि गेट रेडियस पब्लिक है। लेकिन अगर तो स्क्वायर और सर्कल दोनों का पैकेज सेम है, तो फिर इसके अंदर हमने, मैंने वो एग्जांपल नहीं लिखी हुई है अगरचे, इसके अंदर हम इस इस पॉइंट को, इस सेंटर को हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि ये जो सी है, सी डॉट सेंटर को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम पैकेज में है, तो डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सेस हो सकता है। बड़ा क्विक सी समरी कर देता हूँ। हम किसी भी फील्ड को और किसी भी मेथड को एक्सेस मॉडिफायर असाइन कर सकते हैं, और इवन क्लास को। उसमें ज़्यादा अभी जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट है। अगर पब्लिक होगा तो वो हर एक से एक्सेसिबल, यानी कि उसको मैं कोई एक्सेस कंडीशन हम लगा ही नहीं रहे। पब्लिक क्लास सर्कल का मतलब है कि आप किसी भी कोड के अंदर जाएं, वहां पर इंपोर्ट करें सर्कल, और सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह प्राइवेट क्लास सर्कल लिखा होता है, फर्ज कर लेते हैं लिखा होता है, ऐसा होता तो नहीं है, लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि सर्कल को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो कहीं से एक्सेसिबल ही नहीं होगा, प्राइवेट है, वो सिर्फ अपने कोड के अंदर से एक्सेसिबल होगा। और तीसरा था कि जी डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ ना लिखा हुआ हो, तो फिर अपने पैकेज के अंदर, उस पैकेज के अंदर अगर सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, चार छह क्लासें हैं, तो उन हर सारी क्लासों के अंदर से एक्सेसिबल होगा। हम कह रहे हैं कि जी वो एक्सेसिबल होगा, एक्सेसिबल होगा, तो लेकिन एक्सेसिबल होने का मतलब क्या है? वही फिजिकली इम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं? दोबारा ये मेमोरी मॉडल आ गया हमारा। हमने कहा था कि जी ये एड्रेस है, ठीक है, मेमोरी के अंदर, और ये उसकी लोकेशन है। यहाँ पर कोई डेटा हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर उसका एड्रेस होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने की है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ अ रेफरेंस टाइप। हमने याद है एरे पढ़ी थी, एरे भी रेफरेंस टाइप होती है। ठीक है, उसका मतलब क्या था कि जब भी हम एरे का वेरिएबल बनाते थे, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो वेरिएबल
एक एड्रेस स्टोर करता था, दैट्स इट। इसी तरह जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि जैसे हमने स्टूडेंट S1 बनाया था, तो S1 जो है वो सिर्फ एक एड्रेस स्टोर करता है। अब मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखें, सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल। तो जब हम ये करते हैं C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल, तो क्या होता है, सर्कल C1 यहाँ पर बनता है, ठीक है, और हमने न्यू सर्कल किया, तो यहाँ पर एक, ये देखें, एक एड्रेस आ गया AA 0015 ना, ठीक है। हम उस एड्रेस पे देखें, मैं बल्कि ये आ जाएगा शायद, तो वो क्या कर रहा है, जैसे हमने उसको कहा कि C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल, तो C1 एक हमारा वेरिएबल बना, ठीक है। वो C1 जो वेरिएबल था उसके अंदर एक एड्रेस स्टोर हो सकता है। तो एड्रेस किसका स्टोर हुआ, जब हमने न्यू सर्कल किया, तो न्यू सर्कल किया तो जावा ने कहा कि अच्छा न्यू करना है, तो उसने एक नई मेमोरी एलोकेट की, ये वाली, ठीक है। और उसका जो एड्रेस था AA0015, वो यहाँ पर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हम जब, क्योंकि C1 के अंदर, इस जगह के अंदर क्या चीज़ आती है, ये जो जगह बनी जावा ने जो न्यू सर्कल करने का, हमने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर तो सिर्फ उसका डेटा होता है, तो लिहाजा, और C1 सर्कल के अंदर अभी हमने पिछले जो क्लास देखी थी, ये वही क्लास है, ठीक है। तो उसके अंदर रेडियस था ना डेटा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पहला अगर डेटा रेडियस था, तो पहला आइटम यहाँ पर जो होगा वो रेडियस होगा, ठीक है। और अगर कोई और डेटा फील्ड होगी तो वो और भी आगे आगे इसका इस तरह बढ़ता जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है, जिस तरह एरे होता था कि जो एरे का वेरिएबल जो है C1, उस पर्टिकुलर खाने के अंदर और कुछ नहीं है सिवाय एक एड्रेस के। वो एड्रेस किस चीज़ का है, वो एड्रेस है जी एक लोकेशन का जहाँ पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट मौजूद है। हम आगे देखें, अब ये अगली लाइन जो है C2 इज इक्वल टू नल, यानी कि C2 को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो लिहाजा C2 ये डिफाइन हो गया। उसी तरह जिस तरह हमने कहा कि वो एक मेमोरी लोकेशन को, लोकेशन रिजर्व हो गई, हमारा वेरिएबल बन गया, लेकिन उसमें 000 है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको न्यू नहीं किया, ठीक है। तो जब हम करेंगे C1 डॉट रेडियस इज इक्वल टू 10, मिसाल के तौर पर हम फर्ज कर लेते हैं ये कर सकते हैं, तो क्या होगा, वो इस जगह पर यहाँ पर 10 स्टोर कर देगा, ठीक है, जो भी 10 की बाइनरी फॉर्म होती है, ठीक है, जो भी 10 की बाइनरी फॉर्म होती है वो यहाँ पर वो स्टोर कर देगा इस जगह पर। लेकिन अगर हम करें C2 डॉट रेडियस इज इक्वल टू 10 या 20, तो C2 तो इनिशलाइज ही नहीं हुआ, वो तो 0000 है, ठीक है। तो C2 डॉट रेडियस जो है, यानी कि C2 के रेडियस फील्ड, वो एक्सेस ही नहीं हो सकती, यानी कि, तो प्रैक्टिकली एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर यूसेज, ठीक है। असल चीज क्या है, एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर यूसेज। अगर हम उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। बेसिकली इस 000 को हम कहते हैं नल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई ये तो मेरे पास नल पॉइंटर है, यानी कि ये पॉइंटर यहाँ पर होना चाहिए, कोई एड्रेस होना चाहिए, उसकी जगह मेरे पास नल है, 00 है। तो ये एक्सेप्शन एरर को कहते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, समरी क्या है, अ वेरिएबल ऑफ रेफरेंस टाइप इज डिफाइंड सिमिलर टू प्रिमिटिव टाइप्स बट इट पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन मेयरली, ठीक है। यानी कि हम प्रिमिटिव टाइप कैसे डिफाइन करते थे, इंट A1 इज इक्वल टू 1 लेट्स से, ठीक है। तो इंट लिखा, यानी कि टाइप लिखा, आगे उस वेरिएबल का नाम लिखा, उसी तरह टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, डिफाइन तो उसी तरह करते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, या ये जो सर्कल इज इक्वल टू सी, सर्कल C2 इज इक्वल, ये सिर्फ जो है ना, एक मेमोरी लोकेशन को बस पॉइंट कर सकती है, ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है कि मेमोरी लोकेशन को सिर्फ पॉइंट कर सकती है। उसके बाद आपने न्यू करना होता है टू एक्चुअली असाइन दैट मेमोरी लोकेशन,
ठीक है। और हमने यहाँ पर यूज किया ना C1 डॉट। ठीक है। तो डॉट ऑपरेटर इज यूज टू रेफरेंस फील्ड्स एंड मेथड्स। तो लिहाजा ऑब्जेक्ट का नाम यानी कि C1 है जैसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद जब हम डॉट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि भाई ये देखो C1 डॉट, अच्छा C1 डॉट है तो फिर ये चीज़ कहाँ पर पॉइंट करिए, यहाँ पर, तो डॉट रेडियस, अच्छा जी रेडियस ये। डॉट ऑपरेटर इज यूज टू रेफरेंस फील्ड्स एंड मेथड्स। ये हमने एरे के अंदर क्या होता था, ये स्क्वायर ब्रैकेट होती थी। ठीक है। तो जिस तरह एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट चलती है, इसी तरह ऑब्जेक्ट में डॉट होता है। ठीक है। एरे में चूंकि लिस्ट होती थी, आप इसको एक इन अनदर वर्ड्स इसको इस तरह भी कह सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ऑब्जेक्ट जो हमारा वो भी लिस्ट होती है, लेकिन हेट्रोजीनियस डेटा की लिस्ट होती है। क्योंकि जो एरे लिस्ट होती है उसके अंदर ये सारे, अगर फर्ज के यहाँ मल्टीपल आइटम्स हैं तो ये सारे एक जैसे होने चाहिए, इंटीजर की लिस्ट होनी चाहिए, फलां की लिस्ट, फलां की लिस्ट, फलां की लिस्ट। ऑब्जेक्ट जो है उसमें हो सकता है पहला इंटीजर हो, जैसे ये इस केस में रेडियस है डबल, दूसरा पॉइंट हो, तीसरा कुछ और हो, चौथा कुछ और हो, पांचवा कुछ और हो। ये लेकिन क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ है। ठीक है। तो क्या हमारे जहन में क्या बना पिक्चर, पिक्चर हमारे जहन में ये बनी है कि भाई जब हम क्लास एक डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जी ये इस तरह की एक चीज़ है। ठीक है, टाइप है। जब हम उसको लोड करते हैं तो मेमोरी के अंदर वो क्लास लोड हो जाती है, और क्लास लोड होने का मतलब क्या है कि वो सारे बिहेवियर यानी उसके अंदर जो मेथड्स हैं उसका सारा कोड जो है वो मेमोरी के अंदर किसी जगह पर लोड हो जाता है। जब हम उसको इंस्टेंशिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, क्लास को, यानी कि जब हम इस तरह कोई चीज़ लिखते हैं जैसे ये है, ठीक है, तो बेसिकली हम उसको कहते हैं कि भाई इस नाम का एक और जगह हमारे लिए क्रिएट कर दो। तो वो फिर उसके डेटा टाइप के लिहाज से मेमोरी में किसी और जगह पर वो जगह एलोकेट करती है जावा। ठीक है। अ, जब वो जगह एलोकेट हो गई तो फिर हम, जगह एलोकेट होती है जाहिर सी बात है उसके साइज के लिहाज से। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 100 किस्म के डिफरेंट जो है ना वो फील्ड्स हैं। ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर 100 किस्म के डिफरेंट फील्ड्स के बराबर जगह एलोकेट हो जाएगी। ठीक है। जावा पूछता है ऑब्जेक्ट से, यानी कि ऑब्जेक्ट से उसको इवेल्युएट करने का तरीका उसको आता है कि भाई आपको कितनी जगह चाहिए, जितनी जगह उसको चाहिए उतनी जगह वो उसके लिए एलोकेट कर देता है, अगर उतनी जगह मौजूद हो तो। ठीक है। और फिर कोड के अंदर हम डॉट ऑपरेटर यूज करके, यानी कि वेरिएबल के नाम के बाद डॉट लगाकर हम उन डेटा या मेथड्स को एक्सेस करते हैं। पासिंग ऑब्जेक्ट, अच्छा अभी हमने जस्ट हमने ये क्या देखा, हमने पढ़ा कि जी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप का मतलब होता है कि जब भी हम उसका वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल का जो टाइप बनेगा वो रेफरेंस का बनेगा, रेफरेंस को हम कहते हैं एड्रेस को। ठीक है। तो लिहाजा उसके जो वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक एड्रेस स्टोर कर सकता है, जैसे ये वाला एड्रेस एक स्टोर कर रहा है। ठीक है। तो लिहाजा अगर वो एड्रेस स्टोर कर रहा है तो हम ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, एरे भी ऐसे ही होता था ना। तो लिहाजा जब भी हमारा कोई रेफरेंस टाइप होता है तो वो अपने अंदर एड्रेस स्टोर करता है, और एड्रेस अगर स्टोर करता है तो जब हम उसको पास करते हैं, क्योंकि जावा में हमेशा पास बाय वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो उसका एड्रेस पास हो जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अच्छा हम ये देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर पास टू मेथड जस्ट लाइक एरे। तो लिहाजा ऑब्जेक्ट को हम पास जैसे कैसे करते हैं मेथड्स के अंदर, बिल्कुल जैसे वैसे जैसे एरे को करते थे। और एरे को हम कैसे करते थे, बेसिकली कॉपी ऑफ देयर रेफरेंस इज पास टू कॉली, यानी कि जहाँ हम पास करते हैं वहाँ, क्योंकि हमेशा पास बाय वैल्यू होता है, तो जो उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर, अगर हम C1 को एक मेथड के अंदर पास कर दें, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई गेट ABC या कोई मेथड है, ठीक है, उसके अंदर हम C1 वेरिएबल पास कर दें, ठीक है, तो वो मेथड जो है वो उसके अंदर फर्ज किया पैरामीटर का नाम था P1, तो वो P1 एक नई जगह बनाएगा मेमोरी के अंदर।
ठीक है। और क्या करेगा, देखिए आपने एनिमेशन, नहीं मैंने बनाई है, दोबारा देखें। वो ये वाला जो एड्रेस था यहाँ पर, उसको यहाँ पर कॉपी कर देगा। अब अगर वो सेम एड्रेस दोनों जगह कॉपी हो गया, तो इसका मतलब मेथड के अंदर अगर मैं ये लिखूं जाके p1 डॉट रेडियस इज इक्वल टू 100, इसका मतलब है कि अब ये, सॉरी, अब ये, यानी कि पहले ये जो था इधर पॉइंट कर रहा था, तो अब ये भी इधर पॉइंट कर रहा है, दोनों इधर पॉइंट कर रहे हैं। मैं ज़रा अच्छा था करके बनाता हूँ इसको। ये जो एड्रेस था हमारा, ये एड्रेस हमारा इसको पॉइंट कर रहा था, तो इसका मतलब है कि अब ये जो नया एड्रेस ये वाला है, चूँकि वो भी वही वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। तो लिहाजा अगर हम 100 इधर लिखेंगे तो 100 इधर ही लिखा जाएगा। और हम जब फंक्शन में वापस आएंगे अपने पेरेंट में, इसको कॉल ख़त्म करने के बाद, तो इसका मतलब है कि जब हम इस C1 को एक्सेस करेंगे तो C1 100 हो चुका होगा, C1 डॉट रेडियस जो है वो 100 हो चुका होगा। Any change in the callee to the past object will reflect in the original object as the change will impact the referenced location। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इस जगह को चेंज करेंगे तो चाहे इस रेफरेंस से करें चाहे ओरिजिनल से करें, जगह तो चेंज हो गई। तो लिहाजा जब हम वापस जाएंगे तो उसमें C1 में भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। कोई मुश्किल? होपफुली अभी तक कोई इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और अगर है भी, अगर आपके जहन में ऐसा फील हो रहा है जैसे, तो बहरहाल ये, क्योंकि हम जो अभी पिछले में इंट्रो जो हमने पढ़ा और अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये वो चीज़ है जो कि अभी अगले महीनों सालों आपने इसको करते रहना। ठीक है। तो जाहिर सी बात है दिमाग में जज्ब होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि इस तरह देखना है इसको कि क्या इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन, कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा था, यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है। अगर ऐसा कोई है तो आपने वो लाजमी जो है वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना है, या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके जहन में ये आ जाए कि वहाँ ये हो रहा था और यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन अदरवाइज बहुत सारी टेक्निक्स हम सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोड कर रहे होंगे तो आपके सामने आएंगे कि ओ अच्छा ये वो वाली टेक्निक उधर हमने जो सीखी थी। तो वो चूँकि बहुत सारी हैं, तो शायद वन 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 कैन गेट ओवरवेल्म्ड, लेकिन आई होप कि ये मसला नहीं होगा। हम आगे चलते हैं। काइंड ऑफ लास्ट टॉपिक है जी आज का ये, स्टैटिक मेथड्स एंड फील्ड्स। किसी को ये गेम याद है? खेली है अभी आप लोगों ने? खैर, ये बहुत पुरानी गेम है। अ, हमने कहा कि जो क्लास है डिफाइंस डेटा एंड बिहेवियर्स ऑफ अ टाइप और ग्रुप, ये हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं, सुबह से यही कह रहे हैं हम, ठीक है ना। कि क्लास क्या करती है, वो डेटा और बिहेवियर को डिफाइन करती है ऑफ अ टाइप और ग्रुप। और ऑब्जेक्ट क्या होती है जी? ऑब्जेक्ट उस क्लास की रियलाइजेशन होती है एट रन टाइम। जैसे हमने कहा कि जी हम सर्कल की क्लास बना लें और उसमें हम बिहेवियर बना दें कि जी एरिया कंप्यूट हो सकता है, पेरीमीटर कंप्यूट हो सकता है, उसका कोई रेडियस होगा, उसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, ये सब हमने डेटा और बिहेवियर डिफाइन कर दिया। लेकिन जब हम एक्चुअल सर्कल क्रिएट करेंगे अपने कोड से, हम जब हम करेंगे सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल, तो हम उसको कहेंगे कि C1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, एंड दैट इज रियलाइजेशन ऑफ दैट क्लास एट रन टाइम। रन टाइम हम कहते हैं जिस वक्त प्रोग्राम चल रहा हो, जब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्लास और टाइप जो है मे हैव कॉमन डेटा, और नहीं कि हमने कहा कि जी सर्कल जो बनेगा उस सर्कल में रेडियस होगा और सेंटर पॉइंट होगा। तो एक सर्कल इधर होगा उसका एक रेडियस होगा, एक सर्कल उधर होगा उसका दूसरा रेडियस होगा, या सेम रेडियस होगा लेकिन उसका सेंटर पॉइंट डिफरेंट होगा, या इवन मिलते जुलते भी हो, आइडेंटिकल सर्कल भी हो, बट दे विल हैव ऑल देयर ओन डेटा। उनका सबका अपना डेटा होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ ऐसा डेटा हो जो पूरी क्लास का एक ही हो,
यानी कि इस क्लास के अंदर हर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, ये वाला डेटा उसका एक ही होता है। मिसाल के तौर पर इंसान है, उनके 2 हाथ होते हैं, तो हाथ की काउंट जो है वो हमेशा 2 ही होता है। जो मर्जी कर लो, इंसान के हाथ का काउंट 2 ही होगा, आंखें 2 ही होंगी। ठीक है। तो मैथ डॉट पाई है, मैथ की क्लास के अंदर पाई का जो डेटा है वो हमेशा 3.1415 है। अब उसका इंस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो गेम हमने पहले बहुत ज़्यादा ज़माने में शायद खेली भी हो, या आपने भी खेली भी हो। ठीक है। इस गेम के अंदर जो बॉल्स हैं, ठीक है, 4 हैं यहाँ पर, ये 5 है, एक येलो क्यों है, अच्छा खैर, 5 बॉल्स हैं। अगर मैंने एक्स्ट्रा बना दिए हैं अपने रेड पेन से। ये जो है, इनका जो काउंट है, ये भी तो एक कॉमन डेटा है। यानी कि प्रोग्राम को पता हो कि भाई मेरे पास जो है ना कितने इस वक्त बॉल स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है। यानी कि हर बॉल को ये पता हो कि वो खुद किधर ड्रॉ होना है उसने, अभी वो यहाँ ड्रॉ हुआ है, अगले सेकंड में वो इससे ऊपर चला जाएगा, फिर इससे इधर ऐसे करके मूव कर रहा है, ये फर्ज किया, ये ऐसे करके मूव कर रहा है, ये ऐसे सीधा जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है। तो इनको, हर बॉल को अपना पता हो कि वो किधर जा रहा है, प्लस गेम को पता हो ना कि मेरे पास बॉल कितने हैं। तो ये जो बॉल टोटल, बॉल डॉट टोटल है, ठीक है, वो एक कॉमन डेटा है। ठीक है ना, वो सारे बॉलों का मुश्तरका डेटा मौजूद है। ठीक है। इसी तरह सिस्टम की क्लास के अंदर हम देखें तो करंट टाइम मिलीज, कि भाई जो करंट टाइम है, वो उसके जितने मर्जी ऑब्जेक्ट हों, जितने मर्जी हों, तो हर एक का एक ही टाइम होगा ना, टाइम तो सिस्टम का है। तो बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो कि जो कि इंस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तो वो डेटा जो है, जो इंस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, हम उसको क्लास का डेटा कहते हैं, या उसको हम स्टैटिक डेटा कहते हैं। वो डेटा भी हो सकता है, वो मेथड भी हो सकता है। अभी हमने डेटा की एग्जांपल ली, नहीं सॉरी, ये करंट टाइम में लीज जो है प्रैक्टिकली मेथड है। ठीक है ना। इसके अलावा हम मेथड की एग्जांपल, हमें हमने सारी जो पिछले इंट्रो टू कंप्यूटिंग में जितनी भी असाइनमेंट की हैं, सारी की सारी स्टैटिक मेथड से की थी। उसके शुरू में हम स्टैटिक लिखते थे। क्यों? क्योंकि वो जो भी ऐसा फंक्शन हो जो कि किसी एक इंस्टेंस से रिलेटेड नहीं है, तो वो उसका मतलब है कि वो सारे उससे रिलेटेड है, तो वो क्या कहते हैं उसको, स्टैटिक हम कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसी, ऐसा फंक्शन हो, ऐसा बिहेवियर हो जो कि एक क्या नाम है उससे रिलेटेड नहीं है, एक इंस्टेंस से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्लास से रिलेटेड होगा। स्टैटिक मेथड, जैसे हमने कहा था ना कि हम ये क्या हुआ, ये बीच में मैं वो क्यों आया था, सॉरी, एक सेकेंड। अच्छा, अ, जो स्टैटिक मेथड है, जैसे हमने कहा था ना कि प्रोग्राम लोड, जो क्लास हमारी लोड होते हैं, तो जब हम क्लास हमारा लोड होता है ना, तो स्टैटिक जहाँ पर हमारी क्लास लोड होती है, स्टैटिक जहाँ पर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल जिस तरह क्लास लोड होती है, यानी कि क्लास के कोड वगैरह जो भी लोड होता है, तो स्टैटिक जो डेटा होता है ना, वो भी उधर ही लोड होता है। वो फिर क्योंकि वो इंस्टेंस का पार्ट ही नहीं है, तो लिहाजा जो हम कह रहे थे ना कि न्यू होता है, तो वहाँ पर डेटा लोड होता है, या डेटा के लिए जगह एलोकेट होती है, सॉरी लोड नहीं कहना चाहिए, एलोकेट होती है। ठीक है। तो जो स्टैटिक डेटा होता है, जैसे पाई है मैथ का, बॉल डॉट टोटल, अगर हमने उसको स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, तो वो जिस तरह क्लास का कोड के लिए जगह एलोकेट होती है मेमोरी के अंदर एक अलग जगह पर, उसी तरह स्टैटिक डेटा के लिए भी मेमोरी एलोकेट होती है। और ये भी एक दफ़ा होती है। यानी कि जब क्लास आपने बनाई है, एक सर्कल क्लास, और उसके बाद आप 1025 सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। तो 1025 जब दफ़ा आप न्यू करेंगे, तो 1025 मेमोरी में लोकेशंस होंगी जो कि सर्कल का डेटा रख रही होंगी, 1025 डिफरेंट। लेकिन अगर सर्कल का एक स्टैटिक डेटा है, जैसे मिसाल के तौर पर टोटल काउंट ऑफ सर्कल्स है फर्ज किया, ठीक है, तो वो एक जगह पर डिफाइन होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सबका कॉमन डेटा है ना, तो कॉमन डेटा एक जगह पर डिफाइन हो। थोड़े से और एग्जांपल यहाँ देखते हैं हम। अब हमारी ये इम्प्लीमेंटेशन साइड पे हम बात करेंगे। स्टैटिक मेथड और फील्ड इज डिफाइंड सिमिलरली बट विद वर्ड कीवर्ड स्टैटिक इन द स्टार्ट। तो जो स्टैटिक फील्ड होता है वो वैसा ही होता है, सिर्फ हम क्या करते हैं उसके पीछे स्टैटिक लगा देते हैं। ठीक है।
स्टैटिक स्ट्रिंग गेट कॉलेज नेम, तो ये हमारा मेथड बन गया स्टैटिक। और इसी तरह ये प्राइवेट स्टैटिक इंट टोटल स्टूडेंट, तो उसके डेटा जो टाइप होता है रिटर्न सॉरी डेटा टाइप जो होता है, उस डेटा टाइप से पहले आप स्टैटिक का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर वो एक्सेस मॉडिफायर नहीं मौजूद यहाँ वाले में, यानी कि प्राइवेट पब्लिक मौजूद नहीं है, तो इसलिए स्टैटिक पहले आ गया। और यहाँ पर मौजूद है तो पहले वो आएगा, एक्सेस मॉडिफायर आएगा, उसके बाद आपका स्टैटिक का कीवर्ड आएगा। ठीक है। A static field can only be defined at class level, तो यहाँ पर जैसे हमने ये टोटल स्टूडेंट डिफाइन किया, अगर हम इसको यहाँ डिफाइन करें मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, हम किसी मेथड के अंदर स्टैटिक जो है वो नहीं डिफाइन कर सकते, इसको हम सिर्फ क्लास लेवल के ऊपर डिफाइन करते हैं। ठीक है। A static field is part of class definition। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि जी स्टैटिक फील्ड जो है वो क्लास डेफिनेशन का, जब क्लास लोड होता है तो साथ साथ स्टैटिक फील्ड्स भी लोड होती हैं, एलोकेट होती हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास का कोड तो लिखा हुआ होता है, तो लिहाजा वो लोड होता है, जबकि स्टैटिक फील्ड जो है वो उसके लिए जगह एलोकेट होती है। और अगर फर्ज किया उसको, जैसे यहाँ पर इनिशलाइज वो जीरो से हुआ है तो फिर जीरो असाइन हो जाएगा, अगर कोई और वैल्यू होगी बाद में कोई और वैल्यू सेट करेंगे तो वो वैल्यू सेट हो जाएगी। जैसे हमने कहा था यहाँ पर, देखें एग्जांपल में क्या है कि गेट कॉलेज नेम, अब स्टूडेंट है, जो सारे स्टूडेंट हैं, अगर फर्ज किया वो एक ही कॉलेज के स्टूडेंट है, तो कॉलेज का नेम तो हर स्टूडेंट के पास अलग अलग होना सेंस नहीं बनती ना। यानी कि अगर तो स्टूडेंट जो है वो एक ही कॉलेज के स्टूडेंट है, इसका मतलब है कि सारे स्टूडेंट टाइप जो है उनका कॉलेज नेम जो है वो स्टैटिक डेटा है, वो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो लिहाजा you can define a method that is static and that method can tell you the name। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो क्लास का पार्ट बन जाएगा, अब इंस्टेंस का पार्ट नहीं बनेगा। यानी कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम मुजम्मिल है, ठीक है, तो हुआ करे मुजम्मिल है, असगर है, अकबर है, अकरम है, जो मर्जी हो, उनके कॉलेज का नेम हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान रहेगा। तो वी डोंट नीड टू आस्क स्टूडेंट फॉर द कॉलेज नेम। ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट नेम हम करेंगे, स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर करेंगे, वट एवर जो भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम स्टूडेंट से लेंगे। लेकिन स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम वो हमें स्टूडेंट से लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारा स्टैटिक डेटा यानी कि स्टूडेंट की क्लास से हमें मिल जाएगा, स्टूडेंट के इंस्टेंस से हमें लेने की जरूरत नहीं। अ स्टैटिक फील्ड और मेथड इज इन्वोक्ड बाय क्लास नेम। ये देखें यहाँ पर ये हो रहा है, यानी कि ये प्रिंट कर रहे हैं हम, तो स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम देख रहे हैं, यहाँ पर ये एस कैपिटल है, स्टूडेंट क्लास का हमने नाम लिखा, डॉट गेट कॉलेज नेम, तो लिहाजा हमने यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो ये एस है ना, हमने एस डॉट गेट कॉलेज नेम नहीं किया, हम कर सकते थे बाय द वे, अलाउ है। ठीक है, एस डॉट गेट कॉलेज नेम कर सकते हैं, हम करेंगे तो वही मेथड कॉल हो जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, उस तरह लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्लास का मेथड है, क्योंकि स्टैटिक मेथड जो होता है वो इंस्टेंस का मेथड है ही नहीं, तो फिर इंस्टेंस से ये इंस्टेंस का वेरिएबल से कॉल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसको उससे करना चाहिए। लेकिन वही देखें, अब नेम जो गेट नेम है वो हम इंस्टेंस के वे से कर रहे हैं, क्योंकि नेम जो है वो तो स्टूडेंट का अपना नाम है, उसका क्लास से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड के अंदर, यानी कि ये वाला जो मेथड है, इसके अंदर हम कोई इंस्टेंस का मेथड, यानी कि इसके अंदर हम गेट नेम नहीं कर सकते। इसको हम बड़े आसानी से हम इस तरह भी समझ सकते हैं, हम इसको वापस कहाँ था, यानी कि अगर नहीं ये वाला नहीं, सॉरी, ये है, अगर हमारा स्टैटिक डेटा जो है वो यहाँ पर है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और स्टैटिक मेथड जो है हमारा यहाँ पर है, तो अगर हम इस कोड में यहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ से जो अगर हम इंस्टेंस मेथड को हम कॉल करें, इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करें, तो वो तो यहाँ इस मेमोरी में मौजूद ही नहीं होगा। ठीक है, तो और जैसे लॉजिकल भी हमने कहा कि लॉजिकली भी हमने कहा कि जो स्टैटिक मेथड है
वो क्लास का मेथड है। ठीक है, तो क्लास के जो इंस्टेंस होगा वो उसको एक्सेस कर ही नहीं सकता। ठीक है, स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस एट्रीब्यूट, तो लिहाजा ना मेथड को कर सकता है ना एट्रीब्यूट को कर सकता है। और आखिरी चीज, दिस इज नॉट अवेलेबल इन स्टैटिक मेथड्स, यानी कि इसके अंदर हम दिस भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि दिस तो इंस्टेंस के लिए ही होता है ना, दिस स्टैटिक के लिए होता ही नहीं है। वो तो एक 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 इंस्टेंस, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जब दिस को पढ़ा था कंस्ट्रक्टर के साथ, तो हमने कहा था ना कि वो इंस्टेंस का सेल्फ है। ठीक है, जो हमने बल्कि करेक्शन भी की थी अभी। ठीक है, तो वो चूंकि वो इंस्टेंस है, तो लिहाजा ये तीनों पॉइंट एक ही बात को वो कर रहे हैं कि भाई जो स्टैटिक मेथड है ना, वो इंस्टेंस की किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, सिंपल। लेकिन रिवर्स इज ओके, ये रिवर्स है ना, कि जी हमारा इंस्टेंस का मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के मेथड के अंदर हम कॉलेज का नेम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जाहिर सी बात है स्टूडेंट के क्लास के अंदर, यानी कि स्टैटिक मेथड के अंदर, हम सारे स्टूडेंट्स का नाम तो नहीं गेट कर सकते कि भाई वो तो स्टूडेंट के इंस्टेंसेस तो अलग अलग हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टैटिक मेथड्स एंड फील्ड्स क्या करते हैं, यानी कि स्टैटिक मेथड्स और फील्ड हमारे वो मेथड और वो फील्ड होते हैं जो कि कॉमन होते हैं पूरी क्लास के, यानी कि क्लास के लिए, ग्रुप के लिए, टाइप के लिए। मतलब उनका रिलेशनशिप जो है वो इंस्टेंस के साथ नहीं होता बल्कि क्लास के साथ होता है। जैसे हमने इसकी एग्जांपल ली, जैसे पाई था, जैसे हमारा काउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, अपने क्या कहते हैं वो, ब्रेकर जो है, ब्रिक ब्रेकर वाले बॉल की हमने एग्जांपल ली कि जी वो बॉल का जो टोटल काउंट है वो स्टैटिक डेटा है कि जी 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं, वटेवर। तो लिहाजा स्टैटिक मेथड्स एंड फील्ड जो है वो क्लास लेवल के वो होते हैं। इसका इस्तेमाल हम जाहिर सी बात है आगे आगे करते रहेंगे, और भी हमने थोड़ी सी छोटी छोटी एग्जांपल देखें, जैसे स्टूडेंट को कॉलेज का नेम अगर चाहिए तो। समरी क्या है जी? बार बार की समरी, हमेशा की समरी, ये वाली तो रहेगी अब, कि क्लास इज अ जावा वे टू डिपिक्ट ग्रुप्स दैट शेयर सिमिलर सॉफ्टवेयर फीचर्स। ठीक है, यानी कि जावा का तरीका, कि जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर किसी ग्रुप या किसी टाइप को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने कहा था ना कि हम घर बनाते हैं तो घर उसको कमरों में तोड़ लेते हैं, और एक जो कमरा है हमारा बेडरूम है जो, वो एक टाइप बन गया, बाथरूम अलग टाइप बन गया, लाउंज अलग टाइप बन गया। ठीक है, तो जब हम उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो बेडरूम को हम एक क्लास से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्लास इज अ जावा वे टू डिपिक्ट ग्रुप्स। ठीक है, तो वो जो बेडरूम हमारे को हम इसमें क्या कहते हैं, जावा के सॉफ्टवेयर में हम जैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम इसका मतलब होगा कि उस बेडरूम के अगेंस्ट हमने क्लास बनानी है, क्लास बेडरूम, क्लास बाथरूम, क्लास लाउंज। ठीक है, वो सारे जो ग्रुप्स थे हमारे, वो सारे क्लास बन गए। ऑन द अदर हैंड, एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंस इज रियलाइजेशन ऑफ क्लास विद स्पेसिफिक डेटा वैल्यूज। एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं, वो क्या है, वो रियलाइजेशन ऑफ दैट क्लास है। हमने उसमें कहा ना कि बेडरूम अगर 4 हैं मिसाल के तौर पर, तो उस बेडरूम अगर क्लास है मिसाल के तौर पर, तो उस बेडरूम, 4 बेडरूम थे ना वो। ठीक है, तो हर बेडरूम जो है वो एक इंस्टेंस होगा, यानी कि जी मेन बेडरूम, ये जी मास्टर बेडरूम, ये राइट वाला बेडरूम, ये वट एवर, जो मर्जी आप उसके नाम रखें बहरहाल। लेकिन वो जो 4 बेडरूम्स हैं वो चारों इंस्टेंसेस हैं ऑफ दैट बेडरूम टाइप, विच इज अ क्लास। A class is loaded once in memory and contains the code implement. तो जब क्लास को जैसे ही फर्स्ट टाइम एक्सेस करते हैं, उसका सारा कोड जो है वो मेमोरी में लोड हो जाता है, एंड दैट्स इट। अब आप उसको जितना मर्जी दफ़ा इस्तेमाल करते रहें, वो मेमोरी के अंदर वो वाला जो क्लास लोड हो गया, उसी में से सारा कोड इसका एग्जीक्यूट होगा और इस्तेमाल होगा। ठीक है, वो सारे बिहेवियर, सारा जो उसका अगर स्टैटिक डेटा है वो वहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, an object when instantiated allocates memory for its data that represent. On the other hand, फिर वही बात है कि जिस तरह क्लास एक दफ़ा होता है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो जितनी दफ़ा भी न्यू करते जाएंगे उतने, यानी कि 4 बेडरूम अगर बन रहे हैं तो हमारे 4 दफ़ा मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अगर एक को डिलीट कर देंगे तो एक ख़त्म हो जाएगा, 3 रह जाएंगे, वट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए वो करता है रिप्रेजेंट।
आई होप कि जो कल हमने शुरू किया था, या सॉरी लास्ट लेक्चर में जो हमने शुरू किया था, वो थोड़ा सा कंक्रीट हुआ होगा आपके जहनों में। हमने कैसे प्रॉब्लम्स को तोड़ के उसको छोटा करके करना सीखा था। और हमने बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये काम ही हमने इसलिए किया क्योंकि ये बड़ा नेचुरल काम है, हम हर हमेशा करते हैं ये काम। और उस नेचुरल की वजह से हमने कहा कि हम सॉफ्टवेयर भी जब बनाएंगे तो हम सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह करेंगे। तो आज हमने ये सीखा कि जब हम सॉफ्टवेयर में इसी तरह करेंगे तो कैसे करेंगे। वो जो टाइप्स हैं, हमने कहा कि जी अच्छा जी टाइप्स बनानी है या ग्रुप्स बनाना है, अच्छा हम उसको फिर क्लास से बनाएंगे। क्लास होगी, उसके इस तरह के फीचर्स होंगे, क्योंकि ऐसे फीचर जो हैं वो एक टाइप को या एक ग्रुप को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है। और उस ग्रुप के मेंबर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसको कहते हैं जी कि हम इसको जो कहेंगे ऑब्जेक्ट कहेंगे, हम उसको इंस्टेंशिएट करेंगे। जब हम उसको इंस्टेंशिएट करेंगे तो वो मेमोरी में अपनी जगह बना लेगा। और वो प्रैक्टिकली वो सिर्फ उसका डेटा डिफरेंट है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ डेटा डिफरेंट होता है अपनी क्लास के। उसका बाकी सारा कुछ वो क्लास का इनहेरिट कर रहा होता है, उसका कोड, उसका बिहेवियर, उसके जितने भी फंक्शन हैं उसके अंदर जो कोड है, वो सारा का सारा कुछ जो है वो क्लास से कर रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो है उसका डेटा जो है वो डिफरेंट होता है। तो वो डेटा जो है हमने उसका उसके बेस पे हम उसको वो बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।